हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक पेंशनर हैं और अपनी आईटीआर खुद से फाइल करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाले हैं। आप इस ट्यूटोरियल को देखकर खुद से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इसमें हम कौन कौन सी इनकम कवर करेंगे। आपको पेंशन इनकम मिलती है, सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है, एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, फैमिली पेंशन भी देख लेंगे कहाँ पे दिखानी होती है। इसके अलावा आपको रेंटल इनकम आती है या फिर डिविडेंड मिलता है। तो सारी इनकम्स जो एक पेंशनर्स को मिल सकती हैं वो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। अगर म्यूचुअल फंड से आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपको आईटीआर 2 में दिखाना होता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है। और अगर आपकी एज 75 या 75 प्लस है और आपकी सिर्फ 2 ही सोर्स से इनकम होती है, एक पेंशन से और दूसरा एफडी इंटरेस्ट से, और दोनों इनकम एक ही बैंक के अंदर आती हैं, तो आपको गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी हुई है कि आपको खुद से अपना आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पर आपका बैंक आपकी आईटीआर को फाइल करेगा। आपको सिर्फ बैंक में एक डिक्लेरेशन देना है फॉर्म नंबर 125 में, और बैंक आपकी आईटीआर को फाइल करेगा। तो ये जो फैसिलिटी दी गई है ये सिर्फ 75 प्लस के लिए है। बाकी जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको खुद से अपनी आईटीआर को फाइल करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं, incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद हमें ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड, आईटीआर 1 चूज कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से लोग आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और वो 1.25 लाख रुपए के अंदर है तो आप उसे आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। उसके लिए आईटीआर 2 को फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर कंडीशन है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तब आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, इसमें स्क्रॉल करके हम सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ मिलेगा हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, पीएसयू हैं या अदर पेंशनर्स हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर। तो हमने अदर्स को सेलेक्ट कर लिया। फाइल सेक्शन 139(1) रहेगा। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक रहने देंगे, और ओल्ड में जाना है तो यस पर क्लिक करेंगे। नीचे बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपके सारे बैंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप कोई और बैंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड अनदर का। ऐड अनदर करके अपने बैंक को ऐड कर लेंगे। और बैंक को ऐड करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो अकाउंट नंबर और दूसरा आईएफएससी कोड। तीसरा आधार ओटीपी, क्योंकि जो बैंक ऐड होगा वो आधार ओटीपी से ही ऐड होगा। अब यहाँ पर सारे बैंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है, कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी पेंशन का अमाउंट देना है। अगर आपके 26 AS या फिर AIS में पेंशन का अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट से पूरे साल भर का, अप्रैल से लेके मार्च तक का पेंशन का अमाउंट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेंशन ले ली है 7 लाख की। बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं आएगा, परक्विजिट्स नहीं होंगे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी नहीं मिलेगा, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस भी नहीं होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा हमें, सेव कर दिया। देन आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आप यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे।
ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे देना होगा, तो हम यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी एड्रेस ले लेते हैं। ओके, तो जिप कोड, पिन कोड सब यहाँ पर देना होगा। फिर आता है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल्फ ले लेंगे। इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, यहाँ पे नो कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, को ओन्ड है या सिर्फ आप सेल्फ ओनर हैं इसके। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लेट आउट सेलेक्ट कर लेंगे। टेनेंट की डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी, तो ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमको टेनेंट का नाम दे देना है, तो हम यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी नेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पैन देना है टेनेंट का, आधार नंबर देना है टेनेंट का, लेकिन ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं वरना आप इसे लीव भी कर सकते हैं। देन आता है यहाँ पर ए नंबर पॉइंट, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, जितना भी रेंट आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने 2,40,000 का यहाँ पर रेंट ले लिया। रेंट के अमाउंट से हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। ये 72,000 ये ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी की, जो हमारी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सेव कर दिया। और ये हमारा हाउस यहाँ पर ऐड हो गया है और जो भी इनकम है वो सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। देन आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहाँ पर जो भी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो आपके AIS से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको अपना AIS डाउनलोड करना है और देखना है कि क्या ये सही से रिपोर्ट हो रही हैं। अगर आप चाहें तो इनको एडिट भी कर सकते हैं। ये जितनी भी इनकम्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो आपको अपने AIS से चेक जरूर करनी है, लेकिन आपको लेनी AIS से नहीं है, आप इनको इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेंगे, मतलब अपनी बैंक स्टेटमेंट से लेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट से ले लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है तो आपको बैंक से जो भी TDS सर्टिफिकेट मिलेगा उससे आप ये अमाउंट लेंगे। डिविडेंड इनकम आपको डिविडेंड रिसीट से मिल जाएगी या बैंक अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये तो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद ही बताता है कि कितना आपका इंटरेस्ट है। अगर इन फिगर्स को आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फैमिली पेंशन को भी ऐड करना चाहते हैं, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा फैमिली पेंशन। यहाँ पर हमने अमाउंट ले लिया, मान लेते हैं कि 1,50,000 की हमारी फैमिली पेंशन है। अब फैमिली पेंशन से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, तो 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस। इसका 1/3 अमाउंट होगा 50,000, तो हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 25,000 का मिलेगा क्योंकि वो कम है। तो 25,000 हमने डिडक्शन ले लिया यहाँ पर और इसे हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट आता है एग्जाम्प्ट इनकम। अगर कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो 5,000 रुपये से कम की, या PF का इंटरेस्ट है, स्टैट्यूटरी फंड का कोई पैसा मिला है या स्टैट्यूटरी फंड का इंटरेस्ट है, या कोई अदर एग्जाम्प्ट इनकम है वो दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एग्जाम्प्ट इनकम में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम का होना चाहिए। जो प्रॉफिट है वो 1.25 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि 2 लाख हमारी सेल कंसिडरेशन है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज थी वो 1 लाख रुपए थी। 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म और ये 1.25 लाख रुपए से कम है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। अगर ये 1.25 लाख रुपए से ज्यादा होता, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट थी वो 3 लाख होती, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि इसे आप ITR 1 में नहीं दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको ITR 2 को ही फाइल करना होगा। हम इसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं और कंफर्म कर देंगे।
इसके बाद है डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है, इसे हम ऐसे ही लीव कर देंगे कंफर्म। न्यू टैक्स रिजीम में जाने का हमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमारी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। वहीं आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो भले ही वहां पे आपको डिडक्शंस क्लेम करने का मौका मिलता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स फ्री है। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना ज़्यादा सही रहेगा। डिडक्शंस के बाद है टैक्सेस पेड। इसमें सबसे पहला शेड्यूल आता है सैलरी से या फिर पेंशन से टीडीएस डिडक्ट होने का। अगर आपकी पेंशन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। अगर इंटरेस्ट पर, एफडी के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो इस सेकेंड वाले शेड्यूल में आएगा। आपके 26 AS से यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी फिगर्स। बस आपको चेक जरूर कर लेना है, और अगर कोई भी गलत अमाउंट आ रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। फिर एक लास्ट कॉलम आता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एडवांस टैक्सेस पे किए हैं तो आपके 26 AS से वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो भी यहीं पर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर ये सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप इसको मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। मैनुअली एंटर करने के लिए आपको चालान की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए हम जल्दी से देख लेते हैं। ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही अभी इस समय एप्लीकेबल है, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी एडवांस टैक्सेस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेमेंट हिस्ट्री के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ एक्शन साइड में आपको डॉट्स दिखाई देंगे, डॉट्स पे क्लिक करके आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड चालान में आपको सारी फिगर्स मिल जाएंगी, BSR कोड क्या है, चालान नंबर क्या है, अमाउंट क्या है और चालान का डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप अपने शेड्यूल में फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने ITR फॉर्म पर। टैक्सेस पेड में आते हैं तो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को यहाँ पर फिल करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट शेड्यूल आता है हमारा टैक्स लायबिलिटी का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशंस डिस्प्ले हो रही हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही हम यहाँ पर कुछ एंटर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म यहाँ पर सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। सेक्शन 87A का रिबेट है तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आएगा। यहाँ पर हमें मिलता है शो कंप्यूटेशन, D2 नंबर लिखा है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पर ये रिबेट अपने आप लग जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरी की थी कि हम रिबेट कैसे लगाएंगे, तो रिबेट हमें लगाना नहीं होता है, ये फॉर्म में ऑटोमेटिक लग जाता है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि टोटल टैक्सेस आपके कितने बने हैं। कंफर्म कर दिया। अब नेक्स्ट आता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है या फिर आपका रिफंड बन रहा है। अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपको पहले अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, और अगर रिफंड आ रहा है आपका तो हम नीचे कंटिन्यू करते हैं। रिव्यू एंड सबमिट और रिटर्न। प्रोसीड टू वैलिडेशन। एड्रेस के लिए यहाँ पर एक एरर आएगा, आपको इस एरर को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आप अपनी ITR को अपलोड करेंगे और उसे E-वेरीफाई करेंगे आधार OTP से। अगर आप तुरंत E-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो अपलोड करने के बाद आप 30 डेज के अंदर अंदर अपनी ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन 30 डेज अगर क्रॉस हो जाते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी, इसीलिए अपनी ITR को E-वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। आई होप हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।